नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे एक दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारिवलन को 11 जून 1991 को गिरफ्तार किया गया था। तब उनकी उम्र 19 साल थी। पेरारिवलन पर लिट्टे के शिवरासन के लिए 9 वोल्ट की 2 गोल्डन पावर बैटरी सेल खरीदने का आरोप था। बाद में जब 21 मई 1991 को पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या हुई तो बम में इन्हीं बैटरियों का इस्तेमाल किया गया था। शिवरासन वही शख्स है जिसने यह साजिश रची थी। पेरारिवलन ने याचिका दायर कर कोर्ट से कहा था कि उसकी दया याचिका काफी लंबे समय से राज्यपाल के पास लंबित है। वहीं केंद्र ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि यह फैसला लेने का हक राष्ट्रपति को है। पेरारिवलन की मौत की सजा पहले ही टाली जा चुकी है, इसलिए वह देरी को हथियार बनाकर आगे और राहत नहीं ले सकता। जबकि पेरारिवलन की तरफ से वकील ने 2018 में याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस मामले में गवर्नर को फैसला लेने का अधिकार है। 3 दिनों के भीतर ही तमिलनाडु की तत्कालीन AIADMK सरकार ने पेरारिवलन समेत 7 दोषियों को रिहा करने की अनुशंसा की। बाद में ये सिफारिश राज्यपाल को भेजी। महत्वपूर्ण यह है कि तमिलनाडु की दोनों महत्वपूर्ण पार्टियां पेरारिवलन की रिहाई का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि तमिलनाडु की राजनीति में इस फैसले का क्या महत्व है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं शेखर अय्यर, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, इसके साथ ही तमिलनाडु की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, वहाँ की राजनीति को समझते हैं। आज हर जगह खबर में है कि पेरारिवलन जो है उनको रिहा कर दिया गया है। 31 साल तक वो जेल में रहे, उसके बाद उनको रिहाई मिल गई। तमिलनाडु की राजनीति एक तरफ और पेरारिवलन की जो रिहाई, अगर उसको देखें तो ये इतना खास क्यों है तमिलनाडु में? देखिए, लगातार कोशिश हो रही थी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री कोई भी हो, पहले जयललिता ने भी किया, उनके बाद उनके मृत्यु के बाद एडप्पाडी पळनिसामी वो मुख्यमंत्री रहे, वो भी ट्राई किए। और इस चुनाव के बाद 2021 चुनाव के बाद तमिलनाडु में जब MK स्टालिन मुख्यमंत्री बने, वो भी कोशिश करते रहे। तो लगातार ये कोशिश रही है हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से कि इनको ये बेकसूर हैं, ये ज़्यादा इनकी कोई बड़ी रोल नहीं थी उसमें, असैसिनेशन में, राजीव गांधी की हत्या में, इस तरह की बातें हमेशा कही जाती थी। और इस सबका बड़ा कारण था एक CBI ऑफिसर जिनका नाम था त्यागराजन। उन्होंने 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट में ही एक एप्लीकेशन देकर कहा कि उन्होंने उनकी जो बयान था, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था, उस बयान में उन्होंने वो जानबूझ के या वो नहीं डाला था कि उनको पता नहीं था कि उन्होंने इन लोगों को मदद कर रहे थे जिन्होंने हत्या की। पेरारिवलन का जो कन्विक्शन हुआ, वो कन्विक्शन था कि इन्होंने जब 19 साल के थे तो 2 बैटरी 9 वोल्ट का बैटरी इन्होंने इनके लिए अरेंज करके दे दिया था, जिस बैटरी को जो ह्यूमन बॉम्ब या दानू जिनने लगा के जाके राजीव गांधी को हार पहना के उसको डिटोनेट किया, और जिसमें न केवल राजीव गांधी की डेथ हुई, उनके साथ 19 लोगों की मृत्यु हुई और 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये 1991 में हुआ, श्री परम्बतूर में हुआ, जिसको हम जानते हैं राजीव गांधी असैसिनेशन केस। लेकिन सवाल ये हमेशा रहा है कि क्योंकि बार बार इन्होंने अपील की, इनके साथ नलिनी, आपने सुना होगा, नलिनी श्रीहरन जो भी एक्यूज थे, 7 लोग थे जिनमें वो महिला, एक महिला थी। उन्होंने बार बार अपील किया था, लेकिन 2011 में जब उस समय की जो राष्ट्रपति हमारे प्रतिभा पाटिल जी ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन पर डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया था। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने 2011 में इनकी डेथ में हैंगिंग का भी ऑर्डर इश्यू हो गया था, लेकिन लास्ट मिनट में जाके मद्रास हाई कोर्ट ने इनको स्टे दे दिया था। इनके लोगों ने जाके अपील करके स्टे दिया था। उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ, जहां राज्य सरकारें एक के बाद एक अपील करते रहे और काफ़ी लंबा चला इनका। और सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इनकी मर्सी पिटिशन लंबी चली, इसलिए इनकी जो डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं ये 7 को। अब सवाल आया कि जब हर राज्य सरकार ने उनको केंद्र सरकार को ये सिफारिश की, भाई इनको रिहा कर दो,
और जब वो रिहा करने की बात आई तो तब केंद्र सरकार का ये था कि गवर्नर तय करेंगे, फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से रखा गया कि नहीं, ये गवर्नर की कोई पावर नहीं होती, ये सारे प्रेसिडेंट करते हैं। ऐसे लंबा चला, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रेसिडेंट के पास जो क्लेमेंसी पावर है, यानी माफ करने का जो पावर है, वो अलग है, और गवर्नर के पास अगर कोई स्टेट कैबिनेट का रिकमेंडेशन आता है तो गवर्नर उसको एक्सेप्ट करनी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर कोई सिफारिश करे, गवर्नर के पास वो पावर नहीं है उसको 2 बार रिजेक्ट करने की। तो गवर्नर का पावर अलग है, प्रेसिडेंट का पावर है, ये करके सुनाई दिया। लेकिन एक बात है कि जैसे 2018 में देखें, जब एआईएडीएमके की सरकार थी, उसी वक्त अनुशंसा लाई गई थी और उसके बाद सिफारिश भेजा गया था राज्यपाल को, 7 दोषियों की सजा माफ है, लेकिन बाकी दोषियों की सजा जो है वो माफ नहीं हुई है, उनका जो कारावास है वो कंटिन्यू है, इनको रिहाई मिल जाती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पेरारिवलन के मामले में जो है लोग ज्यादा भावुक हो जा रहे हैं, बाकी लोगों को लेकर शायद वो प्रतिबद्धता नहीं दिखती है उनकी? देखिए, इनके केस में तो जब इनको अरेस्ट किया गया था तब 19 साल के थे, और इनके खिलाफ जो चार्ज था कि इन्होंने 2 बैटरी बेची या बैटरी अरेंज करवाई। जो मुख्य जो अक्यूज थे वो थे शिवरासन, जो एलटीटी के एक बड़ा ऑपरेटर थे, जिनको भारत भेजा गया राजीव गांधी की हत्या करने के लिए। उनके साथ दिए थे दानू करके एक महिला, वो भी श्रीलंका से आई थी, और यहाँ के तमिलनाडु में बसकर, और राजीव गांधी की जो टूर प्रोग्राम 1991 में चुनाव का ये हो गया था, आपको पता होगा, उस समय चंद्रशेखर सरकार को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, फिर सपोर्ट विड्रॉ कर ली, और विड्रॉ करने के बाद वहाँ पे चुनाव मतलब देश भर में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ। उस समय कैंपेन करने के लिए राजीव गांधी गए, तो ये लोग इंतजार करते रहे कि कब राजीव गांधी तमिलनाडु आएंगे अपने इलेक्शन कैंपेन में, तब मौका मिलेगा। तो तमिलनाडु में जब आए, उस तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो प्रोग्राम की गई थी वो श्रीपेरुम्बुतूर, जो चेन्नई शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, जो विशाखापट्टनम में राजीव गांधी अपना टूर खत्म करके वहाँ पहुँचे, मद्रास में चेन्नई में पहुँचे, और वो भी 2-3 घंटे लेट थे। तो वहाँ की जो सभा थी, पार्टी की तरफ से जो मीटिंग, पब्लिक मीटिंग थी, वो भी बड़ा विलम्ब से शुरू हुआ। लेकिन जैसे राजीव गांधी पहुँचे और मंच की ओर जा रहे थे, लोग एक एक करके उनको स्वागत कर रहे थे, कोई फूल माला दे रहे थे, कोई हार पहना रहे थे। ऐसी समय में ये जो ह्यूमन बॉम्ब दानू पहली बार उनके पास आई, और नमस्ते करते करते अपने बॉम्ब को डिटोनेट कर दी। उनमें जो बैटरी लगा हुआ था, वो बैटरी ये पेरियारिवालन ने दिया था। लेकिन सवाल था कि 19 साल में, जब 19 साल के थे, उनको पता नहीं था क्यों दे रहे थे। ये बात उन्होंने सीबीआई को भी कहा, लेकिन सीबीआई की जो ऑफिसर, जो त्यागराजन करके नाम के एक सीबीआई ऑफिसर जो रिकॉर्ड किया, ये बात उसमें पुष्टि नहीं की कि इनको ये पता नहीं था। तो फाइनली जब कन्विक्शन हुआ तब ये था कि इनको भी पता था, कॉन्स्पिरेसी का पता था, इसलिए इन पर इस तरह की सजा हुई। अच्छा, इसमें आप में एक अच्छी कहानी बताई थी कि इनकी जो माँ है, उन्होंने खुद सीबीआई को बोला था कि ये मेरा बेटा है और यही 2 बैटरी लेके आया था जो कि बम में इस्तेमाल किया गया राजीव गांधी को उड़ाने के लिए। तो क्या इसका भी एक फायदा मिला? सबसे ज्यादा फायदा मैं कहूंगा इनकी माँ की जो तरफ से जो कोशिश हुई। इनका माँ का नाम है अर्पुदम अम्माल करके। अर्पुदम अम्माल ने अपनी बेटे को रिहा के लिए बहुत लंबी मतलब एक कैंपेन शुरू की, जिसमें ये कह के कि मैंने खुद सीबीआई को अपने बेटे को हैंडओवर किया था, ये कह के कि इतना बड़ा कांड हुआ है, और ये बैटरी अगर ह्यूमन बॉम्ब हुआ था, मेरे बेटे के पास ये लोग आए थे बैटरी मांगने, और इन्होंने कहीं से खरीद कर दे दिया था। तो माँ की तरफ से ये थी कि भाई मेरा बेटा बेकसूर है, उनको कुछ पता नहीं था कि ये लोग राजीव गांधी को मारने की जो साजिश रख रहे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं था। और जब सीबीआई की तरफ एक ऑफिसर ने कहा कि भाई हमने गलती से वो पार्ट को रिकॉर्ड नहीं किया, तब इनकी बातों पे ज़्यादा वजन हुई, और पब्लिक में भी एक प्रकार की सिंपैथी आएगी। एक माँ अपने बेटे के जीवन दान मांग रही है, तो ये बड़ा पॉलिटिकल मोटिव रहा, और पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको सपोर्ट किए, और साथ में जो लोग मृत्यु दंड के खिलाफ हैं वो भी इस कैंपेन में लग गए। तो एक एक्टिविस्ट भी आ गए, और तो लगातार आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट मृत्यु दंड को फाइनल करते हुए भी, उसके बाद भी कोशिश हुई लास्ट मिनट में जाके मद्रास हाई कोर्ट से इनकी जो
2011 में जब इनके हैंकी की ऑर्डर पास हो की थी, उसको रोका गया। एक चीज समझ में नहीं आता है कि चाहे एआईएडीएमके हो या डीएमके हो, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या होती है, उसका दोषी है कोई, इसको लेकर दोनों विरोधी पार्टी का सुर एक जैसा है, दोनों इसका सपोर्ट करते हैं। और वहीं सोनिया गांधी जो कहती हैं कि हमारे पति के जो भी हत्यारे हैं मैं उनको माफ करती हूँ। अभी आप देखिए कि कांग्रेस विरोध कर रही है राज्य में, जो वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन जो दोनों पार्टियां हैं जो कि वहाँ की मुख्य विपक्ष, मतलब सत्ता और विपक्ष की पार्टियां, वो दोनों इसका सपोर्ट कर रही हैं। आखिर क्या वजह है कि एक हत्यारे के सपोर्ट के लिए दो प्रमुख दल आमने सामने आ गई है और दोनों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, एक प्रकार से जब श्रीलंका में युद्ध छेड़ा, जब तमिल भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ, जहाँ पे मामला सिनालिस वर्सेस तमिल चल रहा था, वहाँ पे आपको याद होगा ये जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो कई लोग वहाँ से श्रीलंका छोड़ के भारत आ गए थे, भारत में शरण लिए। ये सिलसिला चला, जब राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे तब भी आते रहे, इंदिरा गांधी के समय से आते रहे, क्योंकि वहाँ पे उन पर काफ़ी जुल्म हुआ। तो वो ऐसे जब आने लगे, यहाँ पे आपको पता है रामेश्वरम के पास मंडपम जगह है जिनके लिए यहाँ कैंप बसा गया। आज भी कुछ लोग हैं जो वापस अभी गए नहीं, जा रहे, मतलब कुछ लोग तो जा रहे थे। तो लगातार एक प्रकार से तमिल शरणार्थी को लेकर जो पॉलिटिक्स काफ़ी हुई है। और आपको याद होगा जब वहाँ पे इल्लम, तमिल इल्लम यानी तमिल के लिए एक अलग राष्ट्र बनने की जो तैयारी थी, उस पर कहीं ना कहीं भारत का इंटेलिजेंस एजेंसीज का सपोर्ट था। तो बात आई कि जब श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे जयवर्धने और हमारे प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। ये समझौता में जयवर्धने ने प्रॉमिस किया राजीव गांधी को कि तमिलों की जो पूरा हक है वो मिलेगा, लेकिन ये जो उग्रवादी है वहाँ पे एलटीटी के नाम पे जो उग्रवाद हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आप खुद सेना भेजिए, ताकि जब तक आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तमिल लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। राजीव गांधी ने जयवर्धने की बात मानी और भारत से सेना गया, जिस सेना को नाम दिया गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी आईपीकेएफ। जब आईपीकेएफ वहाँ गए तो लगा, लेकिन पहले से जो प्रभाकरन, जो एलटीटी के जो मुखिया थे, वो भारत में थे। जैसे ये समझौता हुआ वो बड़े दुखी होके, नाराज होके वापस चले गए और वापस जाके उन्होंने कहा कि भाई मैं सरेंडर नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी लक्ष्य इलम यानी अलग देश, इसीलिए हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ते लड़ते मरेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो लड़ाई श्रीलंका सेना और एलटीटी के बीच में चल रहा था, क्योंकि राजीव गांधी जी ने आईपीएफ को वहां भेजा, ये लड़ाई हो गई आईपीकेएफ वर्सेस एलटीटी। कुछ जिन एलटीटी को भारत सेना ने ही पहले ट्रेन किया था। ऐसी एक परिस्थिति आ गई जिस परिस्थिति में उनको लगा, एलटीटी और वहां के जो श्रीलंकन तमिल लोगों को लगा कि राजीव गांधी ने सेना भेजा है कि हम लोगों को मारने के लिए, हमारे हक के लिए कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये जो चालाकी की जयवर्धने से, जिसमें लगा कि भारत वहां फंस गया है। लेकिन बात आई 1991, क्योंकि उसके बाद राजीव गांधी की सरकार तो 89 के 90 में तो चुनाव हार गई थी। फिर वीपी सिंह की एक मिलीजुली सरकार आई, जिस सरकार को वामपंथी और बीजेपी दोनों ने बाहर से समर्थन किया। उसके बाद वो सरकार गिरी, फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस बाहर से सपोर्ट दे रहा था। उसके बाद कांग्रेस सपोर्ट विड्रॉ कर ली, फिर चुनाव हो गया था, यानी हम आ गए 1991 में एक प्रचार चला श्रीलंका में कि राजीव गांधी कहीं ना कहीं अगर वापस प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो दोबारा सेना भेजेंगे, वहां जाके एलटीटी को डिसआर्म करेंगे। ऐसी एक बात फैल गई थी, क्योंकि वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने, डीएमके उनके सरकार में एक पार्टनर थे, उनका बड़ा दबाव था कि भाई भारतीय सेना को वापस कर लो, आईपीएफ को विड्रॉ कर लो, और वीपी सिंह डीएमके के बात मानकर आईपीएफ को विड्रॉ कर ली। उसके बाद वहां झगड़ा फिर शुरू हो गया था श्रीलंका श्रीलंका के सेना के साथ और एलटीटी के बीच में। लेकिन जब बात आई 1991 के चुनाव, लोकसभा चुनाव, वहां को उन लोगों को डर लगा कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर सेना वापस आ जाएगी और हमको दबाएगी। तो ऐसे एक परिस्थिति में वहां पे एक साजिश रची गई, यानी जाफनामे रची गई, जिसने एलटीटी के टॉप लीडरशिप ने तय किया कि अगर राजीव गांधी वापस चुनाव में जीतकर फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तो तमिल इल्लम के लिए बड़ा नुकसान होगा,
तो उसके बाद ये साजिश की वजह से ये लोग वहां पहुंचे। उनका जो नेता जो मुखिया जो आए थे उनका नाम था शिवरसन। जो शिवरसन और ये जो महिला, ये दोनों आके वहां पे, उनके साथ और भी लोग थे जो लोगों ने वहां आके तमिलनाडु में बसकर काफी समय स्टडी किए, चुनाव की कैसे कैंपेन होता है, कहां तक नेता आते हैं, कितने नजदीक हम जा सकते हैं। तो ये सारे करके शादी रची गई, जिसकी वजह से फाइनली मई 21 तारीख को 1991 राजीव गांधी की बड़ी हत्या हुई, उसके साथ और भी लोग मरे। तो ये आपके जो सवाल है, तमिलनाडु पार्टीज को लग रहा है कि भाई हम तमिलों को हम न्याय नहीं दे पाए, क्योंकि उसके बाद 2019 में हमने क्या देखा, जब महिंदा राजपक्षे वहां पे प्रेसिडेंट रहे, उस समय बड़ा कार्रवाई शुरू हुआ जिसमें भारत का भी पूरा सपोर्ट था, क्योंकि भारत को क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत का रवैया भी चेंज हो गया, क्योंकि भारत को भी लगा कि एलटीटी एक प्रकार से आतंकवाद ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो बच्चे और महिलाओं को सामने रखकर लड़ाई लड़ती है, एक प्रकार से वो भी एक अत्याचार है। तो जब भारत का फैसला हुआ, जो भारत की बड़ी मदद थी, किस रूप में मदद थी हम पूरे खुल के नहीं बता सकते, लेकिन पूरा मदद थी, जिस मदद के लिए मुझे लगता है, क्योंकि यूपीए चेयरपर्सन थी उस समय सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी पूरा डिसीजन था कि हम पूरा इसको सपोर्ट करेंगे, श्रीलंकन सरकार को वहां खत्म करेंगे। तो तमिल पार्टीज को लग रहा है भाई हमने उनके लिए हमने बिट्रे कर दिया, हमने उनको सपोर्ट को पूरा ही नहीं। तो ये बार बार ये एलिगेशन आता रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को कहता है, कभी डीएम का कहता है एडीएमके को, कभी एडीएम का कहता है डीएमके को। इस बीच में एक नए लीडर्स भी आ गए, जैसे सीमान करके एक नेता है जो बार बार वो तमिल नेशनलिज्म की बात करते हैं, तमिल राष्ट्रवाद की बात करते हैं और खुलेआम एलटीटी सपोर्ट करते हैं। वो इन दोनों को कहते हैं भाई आप दोनों ने ही उनको धोखा दे दिया। तो ये बात हमेशा रही है, एक प्रकार से लिप सर्विस का ही है, क्योंकि राजीव गांधी हत्या के बाद जो सिंपैथी पहले एलटीटी के लिए थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों के लिए बड़ा शौक था कि राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में हुआ। आपको लगता है आने वाले समय में तमिल सेंटिमेंट्स को भुनाने के लिए बाकी के जो दोषी हैं, जो अभी बंद हैं, उनको भी रिहा करने के लिए इसी तरह के कैंपेन चलाए जाएं, या पॉलिटिकल पार्टियां जो भी हैं, सत्ता वाली पार्टी हो या विरोधी पार्टी हो, वो एक तरह से लॉबिंग करे, काम करे कि किसी तरह से इन सबको बाहर निकाला जाए? बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए आज की जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें जो उनके जो वर्डिक्ट ऑर्डर में है कि अगर राज्य सरकार की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी राज्य सरकार की अगर कैबिनेट गवर्नर को रिकमेंड करें तो गवर्नर को वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर मतलब ऐसी मामले में भी तो अभी क्या होगा कि एक को आपने अगर स्वीकार कर लिया तो बाकी के लिए भी अपील कीजिए, बाकी के लिए भी आप करिए, तो फिर वही बात आएगी गवर्नर पर, क्योंकि ये जजमेंट हो चुका है। मुझे लगता है बाकी लोगों के लिए रिहा में कोई ज्यादा देर नहीं होगी। लेकिन उसमें एक आधार ये भी कहा जाता है कि जो इसका मामला था पैरारिवलक का, उसका मामला सिर्फ बैटरी का था और उसकी उम्र का भी हवाला देते हैं कि मात्र 19 साल की उम्र थी। तो आपको नहीं लगता कि अगर दोष का पैरामीटर देखें तो इसका शायद कम था? एक वजह ये भी रही, बाकियों को शायद वो फायदा ना मिले। नहीं बिल्कुल ये बात आएगी जरूर, ये इस पर काफी बहस होगी, लेकिन साथ में ये बात भी है, क्योंकि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने पेरी अरिवालन को अगर रिलीज किया है, ये बात कह के किया कि इन्होंने काफी साल मतलब जेल के अंदर बिता चुका है, यानी 30 साल से ज्यादा। तो वही बात बाकी लोगों की भी आएगी, क्योंकि सबको मृत्यु दंड से वो लाइफ टर्म हो गया था, जीवन काल। अच्छा, जीवन काल का मतलब क्या पूरा जीवन जेल के अंदर रहना है, ये इसको लेकर भी बहस हो रही है। तो हो सकता है कि इनके केस में भी मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट आए या राज्य सरकार लेवल पर, क्योंकि अब डीएमके को लग रहा है भाई पूरा क्रेडिट हम क्यों ना लें, एक का तो हमने कर दिया है, क्योंकि एक के लिए तो जयललिता भी ट्राई कर चुकी है, उसके बाद एडप्पाडी पळनिसामी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी ट्राई किया। तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव पहले, मतलब यानी 2024 पहले, इनको लेकर भी काफी पॉलिटिक्स हो सकती है। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को काफी फायदा मिलेगा ये समझने में कि ये जो फैसला है वो सिर्फ पैरारिवलन के लिए नहीं, ये बल्कि पूरे तमिलनाडु की राजनीति के लिए है, और आने वाले समय में इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ और दोषियों को जो सजा काट रहे हैं काफी सालों से, उनको फिर से उनको भी रिहाई मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखने के लिए क्लिक करें एडिटर जी हिंदी। आप हमें YouTube या एडिटर जी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।